कि आपका बच्चा क्लास 11th में और आप उसकी परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा दुखी हैं। मैंने देखा है कि अक्सर क्लास 11th के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के दिमाग में दो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। पहला प्रश्न ये कि कई बार गार्जियंस कहते हैं कि सर ये बच्चा हमारा 10th तक और 9th में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 11th में आते आते ये औंधे मुंह गिर पड़ा। जो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी एकदम से इसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई। तो ये जो डिटोरेशन हुआ इसकी क्या वजह है, पहले ये समझा जाए। दूसरी चीज, खास तौर पे जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि सर इसकी फिजिक्स से इसको डर लगने लगा है, पता नहीं ये फिजिक्स से क्यों भय खाता है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग को गहराई तक समझना चाहिए। बहुत ही गंभीर समस्या है और खास तौर पे मैं उन गार्जियंस को भी कहना चाहूंगा जिनके बच्चे अभी 11th में नहीं पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं। भले आपका बच्चा 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, कभी जब 11th में पहुंचेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस पुअर करे उसके पहले ही अगर आप सचेत हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक समझिए, देखिए और इन दोनों समस्याओं को कि क्यों बच्चे का 11th में आके अगर देखा जाए तो 10th के रिस्पेक्ट में जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो आमतौर पे डाउन जाती है। दूसरी चीज कि उसे फिजिक्स से क्यों भय लगने लगता है। इन दोनों ही चीजों को इस वीडियो में बाकायदा एकदम गहराई तक समझेंगे। पूरी एनालिसिस आपके समक्ष रखूंगा ताकि आप इन दोनों समस्याओं के सही कारण को पकड़ पाए, तभी हम सही निवारण कर पाएंगे। और जब दोनों चीजें हो जाएंगी तभी आप बच्चे के परफॉर्मेंस को आगे इंप्रूव कर सकेंगे। थैंक यू। तो बैठते हैं और एनालाइज करते हैं पूरे विषय को। नमस्कार गार्जियंस। तो बात करना शुरू करते हैं। देखिए, दोनों ही जो समस्याएं अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, दोनों ही समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि बच्चा जो है वो फिजिक्स में अगर देखा जाए 11th में पहुंचते ही फिजिक्स उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। दूसरी चीज़ 11th 12th में खास तौर पे कई बार बच्चों की परफॉर्मेंस नीचे गिरती है। गार्जियंस का कहना होता है कि हम 10th तक तो ठीक देख रहे थे, एकदम से पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर। दोनों ही समस्याएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा है कि होता क्या है कि 10th के बाद बच्चों को एक ऑप्शन दिया जाता है कि उसे दो स्ट्रीम के बीच में एक चुनाव करना होता है, या तो उसे मैथ लेनी है या उसे बायो लेनी है। अब जो बच्चा कई बार बायो लेने जा रहा होता है उसका ये सोच होती है, ये उसकी अप्रोच होती है कि मैं बायो इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे मैथ से डर लगता है। अब अगर उसे मैथ से डर लगता है तो निश्चित रूप से वो आगे बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 11th में आते ही 11th की जो फिजिक्स है या इवन फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आप देखें तो उसमें उसको मैथ की भी जरूरत है और उसका सबसे बड़ी चीज है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की जरूरत है। उसका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अगर उसका कैलकुलेशन बहुत स्लो है, साथ में उसने अगर ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं पढ़ रखी है, उसने कोऑर्डिनेट ठीक से नहीं पढ़ रखी है, उसकी अलजेब्रा वीक है, उसे ज्योमेट्री में दिक्कत होती है। और दूसरी बात, कैलकुलस तो एक ऐसी चीज है जो कि आगे चल के 11th में इंट्रोड्यूस होती है, उसने बेसिक कैलकुलस नहीं पढ़ी है तो उसको फिजिक्स में बहुत दिक्कत होने वाली है और इसका असर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी दिखाई देता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे जो नीट में मतलब पता चला कि उनका सिलेक्शन केवल इस वजह से रुक गया क्योंकि उनकी फिजिक्स में परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो ऐसे में जरा मैं पीछे से आपको लेके जाना चाहूंगा कि पीछे से हम लोग इसके ऊपर बातचीत करना चालू करें। मैं इसको 4 स्तर पे बात करूंगा। जब बच्चा 6th 7th 8th में होता है तब क्या करना चाहिए, 9th 10th में है तब क्या करना चाहिए, यदि 11th में आ गया है तब क्या करना है, और अगर 11th में परफॉर्मेंस भले डाउन हो लेकिन पास हो गया है, अब वो 12th में पहुंच गया है तो अब 12th में क्या करना चाहिए। इन 4 स्तरों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करना चालू करता हूं एकदम 6 से, और क्योंकि समस्या का रूट कॉज जो है वहीं से स्टार्ट होता है और अगर वहां पे काम नहीं हुआ है तो पहले तो आपको यह समझना है कि रूट कॉज है क्या इस समस्या की। जब आप रूट कॉज सही पकड़ पाएंगे तभी आप उसके सही हल तक भी पहुंच पाएंगे। सही अगर कारण पकड़ेंगे तो सही निवारण तक आप पहुंच पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम देखें तो 5th तक बेसिक मैथमेटिक्स चल रही होती है, लेकिन 6 से ठीक ठाक मैथमेटिक्स बच्चों को इंट्रोड्यूस की जाती है, अच्छी खासी मैथ सिखाई जाती है। तो 6th 7th 8th में अगर आप देखें तो आप उसी समय बच्चे को अलजेब्रा सिखाई जाती है, उसी समय बेसिक ज्योमेट्री सिखा दी जाती है, पिता पुत्र की उम्र के सवाल, मतलब क्वेश्चंस को देख के, मतलब कि एक लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज को देख के इक्वेशन बनाना और इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करना, ये सारी कुछ चीज़ें 6th 7th 8th में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो मेरा साफ कहना है इसमें कि इसमें माँ बाप को बच्चे के साथ समय देना होगा। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसको कि बेसिक मैथमेटिक्स 6th 7th 8th की ठीक ठाक आती होगी। और इवन जरूरी नहीं है कि आपका साइंस बैकग्राउंड ही हो,
सिक्स सेवन्थ एट्थ की मैथमेटिक्स ऐसी है जो कि एप्टीट्यूड वाली मैथमेटिक्स होती है और वो कोई भी सीख सकता है। अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं भी रही है तो आप अगर पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, तो आप किसी भी ट्यूटर या कोचिंग वाले से ज़्यादा अच्छा सिक्स सेवन्थ एट्थ में पढ़ा सकते हैं। और मेरा साफ साफ कहना है, सिक्स सेवन्थ एट्थ में आपको किसी ट्यूटर की तरफ नहीं देखना चाहिए, किसी कोच की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको स्वयं बच्चे को कोच करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कल को बच्चा साइंस स्ट्रीम में अच्छा करे, कोई IIT JEE या नीट जैसा बड़ा एग्जाम निकाले, तो इसके लिए जरूरी है कि सिक्स सेवन्थ एट्थ में, जिसे हम लोग जूनियर हाई स्कूल कहते हैं, वहां पर आप स्वयं उसके साथ मेहनत करिए, स्वयं उसके साथ डेली 1 घंटा 2 घंटा मैथमेटिकल गेम्स खेलिए। Now when I say mathematical games, what do I mean? आपको जरा इसको समझना होगा। मेरा बच्चा अभी क्लास 2nd में है, मैं उसके साथ ये गेम खेलता हूँ और बहुत सिंपल सी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। सिंपल सा क्या करना है, आप उसके साथ गेम खेलिए। 5 + 2 + 7 + 8 + 3 -6 -4 + 2 + 4, आप फटाफट आप बोलते जाइए और उससे कहिए फटाफट वो भी उत्तर दे। आप भी अपने दिमाग में कैलकुलेशन करिए। एक्चुअली बच्चे की जो कैलकुलेशन की स्पीड है उसको नीचे से ही बढ़ाना चालू कर देना चाहिए कि अगर बच्चा तेजी से कैलकुलेशन कर रहा है तो क्या होता है कि जब वो आगे 11th 12th में जाएगा उसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस समय उसको मतलब कम से कम ये पार्ट उसका मजबूत रहेगा तो उसका जो है उसमें आगे दौड़ पाएगा। और नहीं तो क्या होता है, वही बच्चे औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि 11 12 में बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों डाउन होती है, तो उसके 2 मेन कारण होते हैं। 2 मेन कारण है। पहली चीज कि एक तो 10th के बाद जैसे ही 12th में आता है सिलेबस 4 to 5 टाइम्स हो जाता है। सिलेबस 4 to 5 टाइम्स हो जाता है, तो उतने बड़े सिलेबस को हैंडल करने की उसकी आदत ही नहीं होती है। वो नर्सरी से लेके और 10th तक अगर आप देखेंगे तो वो पतली पतली किताबें हैंडल करता है और 11th में आते ही उसको एक बड़ा मोटा मतलब कि मैं एकदम 100-150 किताब पन्नों की किताबें पढ़ रहा था, अब एकदम से जो है उसको 800 पन्नों की किताब पकड़ा दी गई। अब वो 800 पन्नों की किताब जो है उसको हैंडल करने की आदत ही नहीं है, तो करे क्या, तो क्या होता है, रायता फैल जाता है और वो 11th में आके उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो पहला एक ये कारण है। और दूसरा बड़ा कारण होता है कि उसका नीचे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कमजोर होता है। उसके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे ठीक से काम ही नहीं किया गया है, और अगर उसके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे काम नहीं किया जाएगा तो वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको 6th 7th 8th से उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो पहला सेक्शन मैं पकड़ रहा हूं कि यदि आपका बच्चा 6th 7th या 8th में है तो वहां पे आपको उसके साथ काम करना है, ठीक। और आपको किसी कोच या किसी ट्यूटर की तरफ नहीं देखना है। पहला काम जो मैंने बताया, आप उसके साथ मैथमेटिकल गेम्स खेलिए। दूसरी चीज, मैथमेटिकल गेम्स का एक तरीका मैंने बताया, प्लस और माइनस कराइए। दूसरी चीज, उसको टेबल रटवाइए। टेबल रटिए एकदम आप भी रट डालिए और उसको भी रटवा डालिए, मतलब एकदम रैंडम होना चाहिए। मतलब आपने कहा कि 7 8 56, आपके मतलब हम लोग हिंदी मीडियम में तो हम 7 8 56 बोलते हैं, 7 8 जा 56 बोलना चाहिए। अगर आपने कहा 7 8 जा, तो ऐसा ना हो कि वो 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा, ऐसे करते करते 7 8 जा तक जा रहा है। अगर ऐसे जा रहा है तो भैया उसके कैलकुलेशन की स्पीड बहुत स्लो होगी और वो 11th में बहुत सारा समय, 11th के पेपर में बहुत सारा समय अपना कैलकुलेशन में बर्बाद कर देगा। इसलिए उसकी पीछे से तैयारी कराइए कि उसकी कैलकुलेशन की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, ये एक तो मैंने बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन, और दूसरा ये आपका टेबल पढ़ने वाला, टेबल एकदम मजबूत करिए। तीसरी चीज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन चीजों पे काम करिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी जो भी स्कूल की किताब है, जो भी उसमें मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, उसमें रेखा गणित है यानी कि ज्योमेट्री है, या और भी जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को आप स्वयं सीखिए और बच्चे के साथ रोज 1 घंटा मैथमेटिकल क्वेश्चंस करिए। अगर आप ये रेगुलर कर रहे हैं 6th 7th 8th में, बाकी सब्जेक्ट पे आप भले थोड़ा कम ध्यान दीजिए, या स्कूल में जो सिखाया जा रहा है वो सीख लिया, बच्चे ने जो करना है कर लिया, इंग्लिश वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद कर लिया, वो चल जाएगा। लेकिन कम से कम मैथमेटिक्स पे एकदम क्लास 6 से उसके ऊपर काम करना चालू करिए, 6th 7th 8th में करिए काम, तब जाके आपको उसका एक सुखद परिणाम 11th और 12th में दिखाई देगा। दूसरी चीज़, अब बच्चा आपका 9th या 10th में है, तब क्या करना चाहिए? सर अब हमारा बच्चा तो 8th पास कर चुका है, ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाई, अब 9th में अब क्या करें हम? तो ऐसा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है आपके पास। 9th में बच्चा है, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि यदि आपका लक्ष्य है कि बच्चा आगे को चल के IIT JEE या नीट का एग्जाम निकाले, तो आपको एक बोर्ड भी चूज करने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा बोर्ड चूज करें। क्योंकि क्या होता है कि मैंने अभी आपको जैसा बताया कि 11th में सिलेबस एकदम से 4 to 5 टाइम्स हो जाएगा। यदि आप ICSE बोर्ड का सिलेबस देखें तो उसका कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू CBSE उसका सिलेबस ICSE में ज़्यादा होता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि ICSE बोर्ड के सिलेबस को, यानी ICSE बोर्ड के स्कूल में बच्चे को डालना चाहिए।
क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो साइंस की अगर जैसे मैं किताब उठाऊं तो साइंस में क्या होता है कि मान लीजिए इतनी पतली सी किताब है 150 पेज की, तो उसी में 4 चैप्टर जो है फिजिक्स के हैं, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 4 चैप्टर बायोलॉजी के। और यदि आपका आईसीएसई बोर्ड की बात किया जाए तो उतनी ही 150 पेज की किताब फिजिक्स के लिए है, उतनी ही केमिस्ट्री के लिए, उतनी ही आपकी बायोलॉजी के लिए। तो क्या होता है कि आईसीएसई बोर्ड के बच्चे को ज़्यादा जो है सिलेबस दिया जाता है, उसे ज़्यादा मेहनत कराई जाती है। तो अगर उसकी 9th 10th में ज़्यादा मेहनत करने की आदत होगी तो वो 11th 12th में जाके औंधे मुंह नहीं गिर पड़ेगा, उसको ज़्यादा सिलेबस हैंडल करने की आदत है। जबकि अगर सीबीएसई बोर्ड के उसी बच्चे को भेजा जाएगा जिसने 12 चैप्टर में पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी निपटा दी थी, तो वो जब पहुंचेगा 11th में तो डेफिनेटली वो कम मेहनत करके आया हुआ है, उसके लिए एकदम से सिलेबस, क्योंकि 11th 12th में चाहे बच्चा सीबीएसई का हो चाहे आईसीएसई का हो, दोनों के लिए फिर आगे का सिलेबस सेम होता है। तो क्या होता है, सीबीएसई वाला औंधे मुंह गिरेगा, जबकि आईसीएसई वाले को थोड़ी मेहनत करने की आदत होगी, तो वो थोड़ा अच्छा सरवाइव कर सकता है। ठीक, और इसके साथ साथ 9th 10th में यदि आपकी खुद की मैथ अच्छी है तो आप खुद पढ़ाइए, और नहीं तो कोई अच्छा टीचर, एक अच्छा, क्योंकि उसमें फिर जो है और सही नई चीज़ें आ जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, कुछ और ज्योमेट्री में और डीप चीज़ें आ जाती हैं, सर्किल के ऊपर खूब सारे सवाल आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के मतलब वो ट्राइंगल के ऊपर सवाल आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस होती है, प्रोबेबिलिटी वगैरह आ जाती है। तो ऐसे में एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। यदि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप खुद हैंडल करें, अगर खुद अच्छी नहीं है तो आप किसी अच्छे कोच या ट्यूटर की मदद ले सकते हैं। लेकिन इसमें आप जो एज अ गार्जियन आपको जो 2 काम करने हैं एज अ गार्जियन, पहला काम, एक सही बोर्ड चूज करिए 9th में। यदि बच्चे को आगे स्पोर्ट्स में जाना है, यदि बच्चे को आगे कल्चरल एक्टिविटीज में जाना है, तो आप सीबीएसई बोर्ड रखिए ताकि पढ़ाई हल्की रहे और बाकी चीज़ों में वो समय दे सके, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में। लेकिन अगर आगे का लक्ष्य उसके लिए आपने आईआईटी जेईई नीट वगैरह तय कर रखा है तो फिर उसे सीबीएसई नहीं बल्कि आईसीएसई बोर्ड में रखना चाहिए, ताकि बच्चा एकेडमिक्स में ज़्यादा मेहनत करने की आदत रखे। ठीक, तो गार्जियंस को 2 काम इसमें करना चाहिए। पहली चीज, बोर्ड सही चूज करिए। दूसरी चीज जो उनको करनी चाहिए कि उसके मैथमेटिक्स के ऊपर अगेन काम करना है। आप स्वयं कर पाए तो स्वयं करिए, नहीं तो किसी अच्छे कोच या ट्यूटर की मदद लीजिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं। बच्चा 10th पास कर गया, बच्चा 11th में आ गया, तो अब क्या करना चाहिए? अच्छी बात है, 11th में आ गया है, अभी भी कुछ नहीं गया है, अभी भी आप इसमें एकदम अलर्ट होकर काम करिए। बच्चा 11th में आया है तो पहली बात तो उसको यह समझाइए, अगर वो बायो स्ट्रीम लेने जा रहा है तो वो बायो स्ट्रीम इसलिए कतई ना ले कि उसको मैथ से डर लगता है। यदि वो ये सोच के बायो स्ट्रीम में जा रहा है कि मुझे मैथ से डर लगता है, भैया बायो जी नमस्ते, मैथ जी नमस्ते, जितना खाया आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, तो भैया आपका आगे के रास्ते में जो है गड्ढा है, आपको ये समझना होगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो 11th की फिजिक्स है दैट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। 11th की फिजिक्स अप्लाइड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। यदि आपकी मैथ कमजोर है और आप इसीलिए मैथ को नमस्ते करके बायो के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो भैया वहीं फिजिक्स जो मिलेगी, फिजिक्स में पूरी मैथ ही भरी पड़ी है। वहाँ पे आपकी कैलकुलस अच्छी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, आपकी अलजेब्रा अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये सारी कुछ चीज़ें आपके कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपको बायो लेना भी महंगा पड़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप 11th में आ गए हैं, आपने ये सब काम नहीं किया है, तो भी 10th की छुट्टी हो चुकी है, 10th का पेपर हो चुका है, अभी आपके पास समय है, आप अपने कैलकुलेशन पे काम करिए, कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाइए। और कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको टेबल्स अच्छे से लर्न करनी है। किसी के साथ, 2 भाई हैं अगर, आपस में खेलिए, मैथमेटिकल गेम्स खेलिए जो मैंने अभी सिखाया, ऐसे मैथमेटिकल गेम्स खेलिए। एक बोलता जाएगा, दूसरे को जवाब देना है, फिर दूसरा बोलता जाएगा, पहले को जवाब देना है। तो ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करिए, और जब आप ये करेंगे तो इससे आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा होगा। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरी चीज, एकदम विजिलेंट रहिए, कतई मैथ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यदि मैथ से कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं तो आप आगे अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप बायो स्ट्रीम के हो या आप मैथ स्ट्रीम के, इवन कई बार मैथ स्ट्रीम के बच्चे भी 11th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने भी पीछे अपने मैथ पे अच्छा काम नहीं किया होता है। हाँ, सब लगता है कि भैया हमने कहा कि भाई मैथ ले लो तो हमने मैथ ले ली, लेकिन मैथ ले लेने से मैथ निभ जाएगी और फिजिक्स निभ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें वो तो करनी पड़ेंगी ना। कुछ बच्चे, अच्छा एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं ही कई बार देखता हूँ कि मेरी ही क्लास में कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है ये स्थिति आ गई कि वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे। और ये मेरे यहाँ नहीं होता है, ये ओवरऑल हर जगह ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो मतलब टॉप कर रहे हैं, कुछ बच्चों के पास होने के लाले पड़े हुए हैं।
तो इसलिए क्या होता है कि किसके पास होने के लाले पड़ जाते हैं वो जरा ध्यान देने की जरूरत है। उनके ऐसे लाले पड़ जाते हैं जो कि पीछे मैथ पे काम अच्छा नहीं करते और अभी भी नहीं जाग रहे हैं और अभी भी मैथ पे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप 11th में आ चुके हैं, मतलब अभी आपने 10th पास किया है, तो आप अपने मैथ के ऊपर एकदम फोकस करके काम करिए। खूब सारी किताबों को सॉल्व करिए, मैथ की खूब किताबें लगाइए। 10th की किताब एक बार फिर से लगा डालो, 9th की किताब एक बार फिर से लगा डालो। किसी को देने की जरूरत नहीं, 9, 10 की किताब किसी को मत दीजिए, खुद लगाइए और इसके बाद अपने कैलकुलेशन पे काम करिए ताकि आप उसमें अच्छा कर सकें। राइट। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, फिजिक्स के लिए खास तौर पे ध्यान रखिए, फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है कि उसके उसको कंसेप्चुअल, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसको बेसिक कंसेप्ट उसको पकड़ने की जरूरत है। और इसमें देखिए, मैं कुछ किताबें भी आपको सजेस्ट कर देता हूं, जैसे कि आप देखें अगर BM शर्मा सिंगेज पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब है, या इसके अलावा आप DC पांडे ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो इन किताबों के माध्यम से आपको बेसिक कंसेप्ट भी अच्छा पकड़ में आएगा। दूसरी चीज, इसमें आपको डेप्थ तक जाने का मौका मिलेगा, मतलब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दी होती है, तो इसलिए हर प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो हर प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करने की आदत पड़ती है। दूसरी चीज, इन किताबों में क्या है कि सोल्यूशन भी पीछे दिया हुआ है, तो एक बार आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नहीं आया तो आपने एक बार सोल्यूशन समझने की कोशिश की, नहीं समझ में आया तो फिर 11th 12th में बहुत जरूरी है किसी अच्छे कोच के संपर्क में आप रहें, जो कि रेगुलर, मतलब काफी सालों से एक एक्सपीरियंस्ड टीचर हो, क्योंकि काफी सालों से फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब पढ़ा रहे हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए एक अच्छे कोच को 11th 12th में कांटेक्ट आपको करना ही चाहिए और उनसे आप संपर्क करके जो डाउट्स हैं उनसे जाके कंसेप्चुअली 1-to-1 डिस्कशन करिए। अच्छा, मैं आगे एक वीडियो भी इस पे बनाऊंगा। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि कुछ एक ब्रांडेड कोचिंग्स का कल्चर चालू हुआ है कि कुछ ब्रांडेड कोचिंग्स है, तथाकथित रूप से, मतलब अखबार में फुल पेज ऐड आ रहा है उनका और आप देख रहे हैं, उसी ऐड से आप प्रभावित हो गए और पता चला कि ये ब्रांडेड कोचिंग की तरफ चले गए। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे टीचर को ढूंढिए जो कि एक्सपीरियंस्ड टीचर है और वो एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको समय दे सकता है, इंडिविजुअली 1-to-1 आपसे डिस्कशन कर सकता है। ऐसा टीचर अगर आपको मिलता है तो ऐसे टीचर से आप अपने बच्चे को जोड़िए और वो जो उसकी मदद कर सकता है। ये ब्रांडेड कोचिंग वगैरह में ना तो वैसा एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको मिलेगा और ना ही वैसा माहौल मिलेगा। इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक अच्छे कोच की जरूरत है 11th 12th में, उनके साथ उनको। तो अभी तक हम लोगों ने 3 मेन सेक्शन डिस्कस किए कि अगर बच्चा क्लास 6, 7, 8 में है तो क्या करना है, अगर 9, 10th में है तो क्या करना है, अगर बच्चा 11th में पहुंच गया है तो क्या करना चाहिए। और अब हम लोग लास्ट सेक्शन में पहुंचते हैं कि अगर बच्चा क्लास 12th में पहुंच गया है, मतलब गिरते पड़ते ही सही, लेकिन भैया वो पास कर गया है और अब क्लास 12th में पहुंच गया है, अब क्या करना चाहिए। मतलब आप गार्जियन कह सकते हैं कि सर आपने जितना अभी तक एक्सप्लेन किया उतनी एनालिसिस तो सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, ना हमने बच्चे के 6, 7, 8 में मैथ पे काम किया, ना 9, 10th पे उसको अच्छा ट्यूटर दिला पाए और ना ही 11th में उसके साथ जो वर्क होना चाहिए था वो वर्क हो पाया। तो क्या अब हमें वो मुहावरा गाना पड़ेगा कि अब पछतावे का हो तो चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं, अभी कोई चिड़िया खेत नहीं चुग गई है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ऐसा है, ठीक है, अब बच्चा 12th में, अब सामने उसके बोर्ड है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि IIT JEE भी उसे निकालना है, नीट भी निकालना है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर IIT JEE को देख के काम किया जाए तो IIT JEE के लिए भी कम से कम उसके पास अभी 2 साल का समय है ना भाई। 2 अटैम्प्ट तो मिलते ही हैं, एक 12th के साथ दे सकता है, एक 12th के बाद दे सकता है, तो उसके पास 2 साल का समय है। और अगर नीट को देखा जाए तो नीट में कोई अभी अटैम्प्ट्स की लिमिट नहीं होती है। तो मेरा अब ऐसी सिचुएशन में यही कहना है कि अगर 11th में उसने पुअर परफॉर्मेंस दी है तो फिलहाल अभी IIT JEE और नीट को थोड़ा किनारे रखते हुए उसे अपने बोर्ड पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसी साल के अंत में उसे बोर्ड देना है। तो अब उसे अपना फोकस पहले बोर्ड पे लाना चाहिए, उसके बेसिक्स ठीक करने की जरूरत है। जब बेसिक्स एक बार ठीक हो जाएंगे तो फिर आगे IIT JEE और नीट के ऊपर भी वो अच्छा काम कर सकता है। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि वो IIT JEE नीट नहीं निकाल सकता है, डेफिनेटली निकाल सकता है, लेकिन अभी इस 1 साल के लिए उसका पूरा फोकस बोर्ड पे आना चाहिए। अब देखिए, बोर्ड का क्या है कि हम लोग के टाइम का पैटर्न अलग था। जब हम लोग, मैंने भाई 96 में 12th किया है, तो हम लोग के समय क्या होता था कि जो कुछ 11th में पढ़ाया गया वो आपके बोर्ड में भी आता था। मतलब 11th और 12th का पूरा सिलेबस जो है बोर्ड में आता था, वही IIT JEE और नीट में भी आता था। IIT JEE नीट में आज भी वैसा ही आता है, लेकिन अब जो है बोर्ड का पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। तो पहली बात, अगर गिरते पड़ते 11th पास हुआ है तो अभी JEE नीट को थोड़ा किनारे रख दीजिए, पहले उसे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार करिए।
और उसका मैं तरीका आपको समझा रहा हूं कि क्या है कि अब 11th का सिलेबस तो 12th में नहीं आने वाला है बोर्ड में, तो पहले उसको क्या करना चाहिए, 12th को एकदम स्टार्टिंग से तमीज से करना चालू करे, और जो अपनी मैथमेटिक्स के साथ उसने अभी तक समझौता कर रखा है उसी की वजह से, वही कोर कारण है, वही मूल कारण है जिसकी वजह से उसकी 11th में परफॉर्मेंस बहुत नीचे जाती है, हैं? उसके और भी कारण हो सकते हैं, मूल कारण मैंने ये बताया, उसके और भी कारण हो सकते हैं, बच्चे ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, टीचर पढ़ा रहा था उसका ध्यान कहीं और था, वो खेलने कूदने में लगा रहा, दोस्ती यारी में लगा रहा, मोबाइल में लगा रहा, समय बर्बाद करता रहा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर वो मेहनत भी कर रहा है और इसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ पाई, तो क्या हो रहा है कि उसके पीछे का कारण जो मैंने बताया वो यही होता है कि उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो था वो कमजोर था। तो 12th में आ चुका है, तो और जो जितने कारण थे कि दोस्ती यारी और मोबाइल और ये वो, पहली बात तो इन पे कंट्रोल कर दीजिए कि ये सारी चीजें अब आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपका बोर्ड सामने है। 12th बोर्ड हमेशा काउंट होता है, बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि अब जो है मैं उस मोड़ पे खड़ा हूं जहां से मेरा 12th बोर्ड दिखाई देगा। तो इसलिए भैया कम से कम अब जाग जाए, अभी तक जो पीछे हुआ वो हुआ, अब जाग जाए। और अब उसको करना यह है कि पहली बात 11th के सिलेबस को अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दे, अब 12th पे फोकस करे। जैसे अगर फिजिक्स की बात की जाए तो अब 12th में आ जाती है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगी, फिर इसके बाद कैपेसिटर वगैरह होते हुए इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और मतलब जो उसने 11th में पढ़ा है यानी मैकेनिक्स, हीट, साउंड, उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रो पढ़ेगा, फिर इसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ेगा, मॉडर्न पढ़ेगा। इस तरह केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पोर्शन उधर काम आता है, जैसे कि अगर उसने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं अच्छे से पढ़ी है तो उसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ ले, क्योंकि थोड़ा सा बस ऑर्गेनिक पढ़ाया जाता है कि अपना जीओसी देख लिया उसने और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स देख लिए, तो उसको अभी गर्मी की छुट्टियों में क्या कर सकता है वो कि जो जीओसी वाला पार्ट है उसको ठीक से समझ ले। क्योंकि अगर उसकी जीओसी वीक होगी, क्योंकि 12th में आते ही आपकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काफी काम होने वाला है ना, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स आने वाली हैं, फिर इसके बाद आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसके बाद नाइट्रो कंपाउंड्स, कुल मिला के ऑर्गेनिक का अच्छा खासा पोर्शन होने वाला है। तो इसलिए केमिस्ट्री ठीक करने के लिए कम से कम जीओसी वाला पोर्शन ठीक कर ले, उसको अच्छे से रिवाइज कर ले, ताकि उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 12th में अगर देखें तो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और 50% में फिर आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक है। तो इसलिए जीओसी को ठीक कर लेगा तो ऑर्गेनिक यानी 50% पार्ट तो उसने ठीक कर लिया, और बाकी जो फिजिकल के भी पोर्शन है, फिजिकल के पोर्शन भी एकदम नए सिरे से आते हैं। तो फिजिकल के पोर्शन नए सिरे से आएंगे तो नए चैप्टर होंगे, वो अच्छा कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनऑर्गेनिक के चैप्टर भी जो है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह, वो सब अच्छा कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उसे काम करना है, जो मैं कहना चाहूंगा कि बोर्ड को अच्छे से हैंडल करने के लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग से आप पिछले 5 साल या 10 साल के बोर्ड के पेपर उठा लीजिए। 5 या 10 साल के बोर्ड के पेपर उठा लीजिए, जिस भी बोर्ड से, आप सीबीएसई से हैं या आईसीएसई से हैं। अब अपने बोर्ड के पिछले 5-10 साल के पेपर उठाइए, जिस सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यदि उसमें कोई कमजोरी है तो उसको स्टार्टिंग से ध्यान देते जाइए, जो जो चैप्टर आप करते जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कैपेसिटर पढ़ा, तो कैपेसिटर पढ़ने के बाद बोर्ड में और ऐसी बुक आप लीजिए, मतलब पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी बुक लीजिए जिसमें कि चैप्टर वाइज दिए हुए हो क्वेश्चन, कि अब कैपेसिटर आपने पढ़ा है तो कैपेसिटर जो है कैसा आया था पिछले 5 सालों में, 10 सालों में पूछे गए सवाल कैपेसिटर के ऊपर, उनको जरा देखिए कि आपसे वो हैंडल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं तो पीछे जाइए, यानी कि आपके कंसेप्ट्स में कहीं कोई वीकनेस थी, कंसेप्ट्स को ठीक करिए, और कंसेप्ट्स को ठीक करके और फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर अपने कोच के पास जाइए, अपने टीचर के पास जाइए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए कि सर मुझे ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है, और इसको समझ के फिर आगे जाइए। तो कुल मिला के अब इस वीडियो के मैं कंक्लूजन पे आता हूं। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हो गया, लेकिन जरूरी चीजें थी और उसको एकदम क्रमवार समझाना जरूरी था। मैं उसको 2 मिनट में कंक्लूड करना चाहूंगा कि पहली बात 11th में परफॉर्मेंस डाउन होने की मूल वजह जो मैंने बताई कि सिलेबस जंप करता है, बच्चे को ज़्यादा मेहनत करवाइए। स्कूल की किताबों में कम अगर सिलेबस है, आप पहले से उसको और किताबें लगवाइए, दूसरे स्कूल की किताब ले आइए वो भी उसको करवा दीजिए, तीसरे स्कूल की किताब ले आइए वो भी उसको करवाइए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मैथमेटिक्स के ऊपर काम होना चाहिए, ताकि बच्चे को ज़्यादा मेहनत करने की आदत हो। ठीक, तो पहला जो मैंने वजह बताई कि सिलेबस जो ज़्यादा हैंडल मतलब जंप मारता है, उसको हैंडल करवाने के लिए आपको बच्चे को स्टार्टिंग से थोड़ा ये काम कराना है। दूसरी चीज़ मैंने कही, उसकी मैथमेटिक्स को ठीक करने के लिए उसके टेबल्स को रटवाइए। बच्चा 12th में पहुंच गया है तो भी नहीं याद है तो उसको कहिए भैया टेबल याद करो। कैलकुलेशन फास्ट होनी ही चाहिए। बच्चा किसी भी स्तर पे 6th 7th 8th में हो, 9th 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, जो 4 स्तर पे मैंने बात की, हर स्तर पे आपने जिस दिन मेरा ये वीडियो देखा है
उसी दिन से बच्चे की मैथमेटिक्स पे काम करना चालू कर दीजिए। उसके कैलकुलेशन को तो फास्ट कराइए, उसके साथ मैथमेटिकल गेम्स खेलिए, उससे टेबल्स पूछिए, उसे टेबल्स याद होनी चाहिए। अगर उसकी टेबल्स उसे नहीं याद है तो ये मान लीजिए कि वो कैलकुलेशन में जबरदस्ती ज्यादा समय बर्बाद कर रहा है और इसकी वजह से उसका पेपर एग्जाम में छूट जाएगा। मतलब पता चला कि जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उसने अपना पेपर जो है एग्जाम में 3 घंटे का पेपर था उसने 2.5-3 घंटे में खत्म कर लिया। ये भाई साहब 3 घंटा पूरा भी लगा लेने के बाद अपना सिलेबस पूरा जो पेपर है वही हैंडल नहीं कर पाए। और इसकी बड़ी वजह होती है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप देखें 11th में 12th में तो कैलकुलेशन बहुत होती है। बच्चे की स्पीड अगर कम है तो फिर वो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जिस भी स्तर पे बच्चा है उस स्तर पे आप उसके मैथमेटिक्स के ऊपर, उसके कैलकुलेशन के ऊपर काम करना चालू करिए। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, एक चीज़ और जो थी वो भी कंक्लूजन में मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि अगर आपका बच्चा 9th-10th में है तो उसके बोर्ड को ध्यान दीजिए, उसको ICSE बोर्ड करवाइए। अगर आप चाहते हैं बच्चा आगे जेईई या नीट में जाए, साइंस स्ट्रीम में उसको रखना चाहते हैं तो ICSE बोर्ड में आपको रखना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। थैंक यू वेरी मच। जय मां शारदे, जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।